जब आप सशक्त होंगे तो दुश्मन अपने आप दूर भागे रहेंगे। अगर आप सशक्त नहीं हैं, इसी नीति पर इन लोगों ने काम किया और अपने आप को नौसेना के रूप में इन्होंने काफ़ी सेना को संगठित किया और यहाँ पर अपना प्रभाव बनाया। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे आगे चल करके समय ऐसा आ जाएगा कि पुर्तगालियों को लोग कर दे करके इधर से व्यापार करेंगे। ठीक है, तो पहले जब ये भारत आ रहे हैं तो उसी हिसाब से अपने सारी रणनीति को ये बना भी रहे हैं भारत में। ठीक है, तो ये पृष्ठभूमि पूरी शायद आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो चैप्टर हमारा है किस तरह से हुआ, किस तरह से पुर्तगाली भारत आना शुरू हुए और किस तरह से प्रथम पुर्तगाली जो है फ्रांसिस डी अल्मीडा, ये भारत के प्रथम गवर्नर नियुक्त किए गए और इनका कार्यकाल हुआ 1505 से 1509। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इसको मैंने पूरा एक डिटेल नोट्स के रूप में भी दे रखा है, जिससे यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे सारे के सारे लगभग क्वेश्चन आपको आपके कंपटीशन में मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा उधर से देखते हैं कि क्या इन्होंने आ करके भारत में क्या क्या किया। ठीक, भारत में इन्होंने आ करके क्या क्या किया, ये देखिए। ये थोड़ा सा, इसको तो मैंने बताया था, पिछले नोट्स में था भी, भारत में यूरोपियों का आगमन। तो आगमन में मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है पीसीएस में, आईएएस में या और जो अदर कंपटीशन है, तो कभी कभी लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि जो इनके स्थापना, जो कंपनियां वहाँ पे बन रही हैं, जो यहाँ पे भारत में इन्होंने चूँकि अपना गवर्नर नियुक्त करना शुरू कर दिया है, एक यूरोपीय देश पुर्तगाल ने प्रथम गवर्नर नियुक्त भी कर दिया फ्रांसिस डी अल्मीडा को। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर जो आ रहे हैं, सर्वप्रथम जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इसका स्थापना और भारत आगमन। भारत जब आ रहे हैं मतलब ये स्थापित हो रहे हैं वहाँ पर, कब स्थापित हो रहे हैं, एक अलग टाइम है, और ये भारत जब आ रहे हैं तो एक अलग टाइम है। ऐसा हम लोग इसको थोड़ा सा पकड़ना होगा। जहाँ पे इस तरह की बातें होती हैं, जहाँ पे कुछ इस तरह से होता है कि दोनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे करके अगर आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो ऐसे में देखिए, जैसे इसको इसीलिए मैंने यहाँ बना के रखा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1998 में आई, है ना। एस्तादो द इंडिया जो है 1498 में, इसका नाम जो पड़ा था 1498, एस्तादो द इंडिया के नाम से प्रथम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, है ना। तो बहुत डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर डिटेल में देखना है तो पिछले लेक्चर में आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ मैं बस केवल इतना बताऊँगा कि जैसे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये इसका तो क्रम ठीक है। 1998 में पुर्तगाली कंपनी स्थापित हो गई एस्तादो द इंडिया नाम से। आगे चलकर ये 1498 में ही ये भारत में आ गई। ठीक है, यहाँ पे प्रथम फैक्ट्री भी स्थापित हो गई और ये सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित भी हुई, सबसे पहले भारत में आई भी। ठीक है, और यही पुर्तगाली जो होंगे, ये भारत से जाने वाले विदेशियों में ये सबसे बाद में जाएंगे भी, है ना। इस सबसे बाद में जाने वाले विदेशी होंगे, भारत को छोड़ने वाले विदेशी होंगे, है ना। और ये गोवा में आपके 1900 लगभग 64 तक 61 तक के बने रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसको आगे हम लोग और देख लेंगे। अब क्या हो रहा है यहाँ पर जो समझना है हमको, जैसे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होगी ये 1600 में। ठीक है, जिस पॉइंट को पकड़ना है, स्थापित होगी चूँकि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका स्थापना वर्ष जो है क्रम में अगर देखा जाए तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। लेकिन भारत आने में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहले आ गई थी, और जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत में बाद में आई। ठीक है, इसी बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज़ के लिए जैसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हो गई, और स्थापना के समय इसका नाम जो था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, है ना। और भारत आएगी ये 1608 में। ठीक है, भारत अंग्रेज लोग कब आएंगे, कंपनी इनकी कब आएगी, 1608 में। लेकिन डच के मामले में अगर हम देखें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित होगी। अंग्रेजों के जो कंपनी स्थापित हो रही है उससे 2 वर्ष बाद स्थापित होगी, विरिंगदे ओस्ट इंडिसे। और ये 1605 में ही क्या होगी, 1605 में ही भारत आ जाएगी, है ना। 1605 में ही ये भारत आ जाएगी। ठीक है, तो अब
यही पॉइंट बताना था। अब इसके आगे हम लोगों का जो हमारा पूरा है पिछले लेक्चर से सब यहाँ तक हमने इसको दे दिया है। आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, पीडीएफ फाइल के रूप में साथ में रहेगा, अच्छे से इसको नोट्स कर लीजिएगा। तो आगे इसके जो हमको पढ़ना है आज, जो हमारे यहाँ प्रथम पुर्तगाली गवर्नर आ रहे हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 1505 में आ रहे हैं और ये 1509 तक रहेंगे। और यहाँ पर पुर्तगालियों की जो है आधार को बहुत अच्छे से मजबूत तरीके से आधार का निर्माण करने वाले हैं। ठीक है, तो अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, अल्मीडा को प्रथम भारतीय गवर्नर बनाया गया और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक ना, देखिए जो 16वीं सदी है, जो हमारा हिंद महासागर था उसको लोग पुर्तगाली सागर के रूप में, मतलब इसका प्रभाव हो गया इन लोगों का कि उसको पुर्तगाली सागर के रूप में जाना जाने लगा कि अगर उसमें उतर के हमको कहीं जाना है, लोगों को कहीं जाना है, चाहे वो अरब के वासी हों चाहे जहाँ के वासी हों, तो पुर्तगालियों को कर दे के या उनसे उनकी सहमति से ही जाना है। इसीलिए तो हिंद महासागर किस नाम से जाना जाने लगा, हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर के रूप में जाना जाने लगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी को शांत जल नीति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी जो हिंद महासागर में व्यवस्था बनाने के लिए और सारी चीज़ों करने के लिए इन्होंने अपने प्रभाव अपना बनाने के लिए किया, उसको हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं, यानी शांत जल नीति, है ना, शांत जल नीति। ठीक है, ये शांत जल नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी की जो शुरुआत हिंद महासागर में करने वाले थे, तो यही पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा ही थे। ठीक है ना, आगे अगर हम देखें जो अल्मीडा थे, जो इनकी प्रथम फैक्ट्री थी कोचीन, जहां इन्होंने प्रथम अपनी बस्ती बसाया था पुर्तगालियों ने, उसको इन्होंने एक काम किया कि इसको सुरक्षित कर दिया, दुर्गीकृत कर दिया, है ना। तो दुर्ग जो होता है, दुर्ग तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की बाहों के समान है। कहने का मतलब है अपने अगर राज्य को, अपने घर को, अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखना है तो वो चीज़ें सुरक्षा घेरा उसका जरूरी होता है। तो इस नीति पर इन्होंने काम किया और इन्होंने अपनी जो प्रथम इनकी जो बस्ती थी कोचीन, इस कोचीन को क्या किया, इन्होंने दुर्गीकृत कर लिया। ठीक है, दुर्गीकृत कर लिया, सुरक्षित कर लिया। तो ये काम भी कौन किया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया। ठीक, अब आगे इसमें देखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1509 में, चूंकि अब यहाँ पर इनका प्रभाव बढ़ रहा था, पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ने के कारण मिस्र देश, तुर्की देश, है ना, मिस्र और तुर्की, इसके साथ साथ हमारे भारत का जो गुजरात का क्षेत्र है ना, गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ के जो राजा थे, इन तीनों ने मिल करके इनको हराने के लिए एक संघ बनाया। ठीक, अब वो जो संघ बनाया, उस संघ का उद्देश्य ये था कि पुर्तगालियों को यहाँ से क्या किया जाए, पुर्तगालियों पर यहाँ दबाव बनाया जाए और इनको सीमित कर दिया जाए या हटा दिया जाए। इसके लिए जरा सा देखिए क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, थोड़ा सा हम इसको समझा दे रहे हैं आपको नक्शे से। जैसे देखो आप, ये है भारत, है ना, अगर हम बात करें भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, तो ये गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ पे दीव है ना, दीव है, दमन दीव नाम सुने हैं, दीव, तो दीव द्वीप यहीं पे है। तो हुआ क्या, इस पे जो इन लोगों का अभी तक कब्जा है दीव पर, लेकिन जब ये संघ मिस्र, तुर्की और गुजरात का जो संघ है, संयुक्त सेना होगी, तो उस सेना को क्या करेंगे, पुर्तगालियों को ये लोग प्रभाव में लेने के लिए युद्ध करना चाहे इनसे, लेकिन पुर्तगालियों ने क्या किया, इनके जो संयुक्त सेना थी तीनों की, इनको पराजित कर दिया। और पराजित करने के कारण ये जो दीव है, ये भी क्या हुआ, कोचीन से अब दीव पर भी इनका प्रभाव स्थापित हो गया। ठीक है, मतलब पुर्तगालियों के कब्जे में दीव आ गया, है ना, पुर्तगालियों के कब्जे में दीव आ गया। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ तक का काम इन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कर दिया। अब 1509 में क्या होगा,
ये वापस जाएंगे। इनकी जगह पर एक दूसरा गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो दी अल्बुकर्क आएंगे और इनका जो कार्यकाल होगा वो 1509 से 1515 तक ईस्वी 1515 ईस्वी तक होगा। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क का जो कार्यकाल होगा ये इनका कार्यकाल इतना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं इन्होंने क्या किया। इनको अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो होंगे भारत में एक पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक हैं, है ना, वास्तविक संस्थापक के रूप में इनको माना गया भारत में। ठीक, यानी इन्होंने और भी सारी चीज़ों को यहाँ के पुर्तगालियों का यहाँ प्रभाव बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं। ठीक है, कई जगहों को विजिट करेंगे, उसके क्षेत्र का विस्तार करेंगे। ठीक है ना, अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे और इनका जो है प्रभाव भारत में काफ़ी बढ़ जाने वाला है। ठीक है, इन्होंने कुछ कार्य ऐसे किए हैं जिसको जानना जरूरी है। तो कौन कौन से कार्य हैं ज़रा देखिए, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को दे दिया है। यह सर्वप्रथम 1503 में भारत आए थे। तो जब भारत आए थे, एक बार और आए थे, उस समय गवर्नर बन के नहीं आए थे। उसी समय इन्होंने एक काम कर दिया था, जो ये प्रथम दुर्ग का निर्माण करवा दिया था पुर्तगालियों ने, वो इन्हीं का काम था। ठीक है, इसके साथ जब ये 1509 में आए अल्बुकर्क भारत में, तो पुर्तगालियों का गवर्नर इनको नियुक्त करके भेजा गया। और ये जो है 1510 में क्या किया, इन्होंने गोवा के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। और गोवा ही वो स्थान है जिसको पुर्तगाली लोग सबसे बाद में छोड़ने वाले हैं। ठीक है, आज़ादी तो हमको 1947 में मिल गई, है ना, अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन यहाँ पर फिर भी पुर्तगाली बने रहे और गोवा उनके कब्जे में रहा, है ना। तो क्या हो रहा है, ये जो गोवा एक किस्से 1510 में पुर्तगालियों ने क्या किया, गोवा के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। इसके लिए बीजापुर के जो शासक रहते हैं आदिल शाह, है ना, उनको इन्होंने पराजित करके गोवा उनसे प्राप्त किया था। और इस स्थान की, गोवा की भी क्या किया इन्होंने, किलेबंदी करवा दी। ठीक, फिर 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक, दक्षिण पूर्व एशिया यानी कौन सा क्षेत्र होगा दक्षिण पूर्व एशिया, तो दक्षिण पूर्व एशिया जो है आपका, दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हमारे भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, देखिए यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत है। तो दक्षिण पूर्व एशिया यहाँ आपका श्रीलंका है दक्षिण में भारत के। तो इधर का क्षेत्र जो है, पूरा क्षेत्र जहाँ पर आपका इधर ही दक्षिण पूर्व एशिया में ही सारी चीज़ इधर ही, पूरब तो इधर हो गया इसके, है ना, लेकिन इस इधर के जितने भी नए नए जगह है, स्थान है सब, ठीक है, जो द्वीप हैं, वो सब दक्षिण पूर्व एशिया के रूप में जाने जाएंगे। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक, और अगर दक्षिण पश्चिम एशिया तो हमारे भारत के इस साइड में होना चाहिए। ठीक, तो इधर का क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया का पूरा क्षेत्र है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था दक्षिण पूर्व एशिया में, एक जो मंडी थी यहाँ पर मलक्का में, है ना, मलक्का, तो मलक्का में जो एक मंडी रहती है, बहुत बड़ी मंडी है हर एक चीज़ के लिए, वो एक देश ही है। तो वहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने अपना मलक्का पर कब्जा कर लिया, नियंत्रण कर लिया। 1515 में फिर इन्होंने फारस की खाड़ी के मुहाने पर, है ना, फारस की खाड़ी जो है ये है ना, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी यही तो है। ठीक है, ये लाल सागर वाला क्षेत्र से ऐसे, तो ये जो फारस की खाड़ी है ये गुजरात से ऐसे ही लगी हुई, ठीक है, अरब के इधर। तो फारस खाड़ी के जो मुहाना है यहाँ पर हरमुज है, ठीक है ना, हरमुज बंदरगाह है। इस हरमुज बंदरगाह पर भी इन्होंने क्या किया, चूँकि द्वीप पर पहले अधिकार कर लिया था, कोचीन में इन्होंने पहली बस्ती स्थापित कर ली थी, गोवा पर भी इन्होंने यहाँ अधिकार कर लिया। ठीक, गोवा पर भी इनका अधिकार हो गया और बहुत लास्ट तक चला, स्वतंत्रता के बाद भर भी इनका अधिकार यहाँ बना रहा। और द्वीप पर तो इन्होंने संयुक्त सेना को पराजित किया, मिस्र, तुर्की और गुजरात की जो संयुक्त सेना थी इसको पराजित कर दिया था फ्रांसिस डी अल्मीडा ने। और अब ये क्या कर रहे हैं अल्बुकर्क,
यहाँ पर मुहाना है फारस की खाड़ी का, यहाँ पर एक बहुत ही व्यापारिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण बंदरगाह होता है हॉर्मुज बंदरगाह। इस बंदरगाह पर इन्होंने कब्जा कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अल्बुकर्क जो है यहाँ पर अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा काम है इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। जितना क्षेत्र था, जिस क्षेत्र पर भी इन्होंने कब्जा कर रखा है ना, जिस पर भी इनका प्रभाव है, यहाँ मलक्का तक की बात की जाए तो इन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र में जो सती प्रथा एक कुप्रथा के रूप में जानी जाती है हमारे भारत में, इस सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाया सर्वप्रथम। ठीक है, सती प्रथा को इन्होंने बंद कर दिया। सती प्रथा का क्या होती है अगर बात किया जाए, यानी पति के एक्सपायर कर जाने के बाद जो पत्नी को चिता पे पति की जो मृत शरीर होता था उसके साथ जलाया दिया जाता था। तो इस प्रथा को इन्होंने सर्वप्रथम बंद कर दिया था। इस रूप में अगर देखा जाए तो अल्बुकर्क जो हैं, है ना, ये अल्बुकर्क, इनको राजा राम मोहन राय का अग्रगामी माना जाता है। ठीक है ना, राजा राम मोहन राय की बात किया जाए तो इनके पूर्वगामी के रूप में हम जानते हैं किसको, अल्बुकर्क को। क्यों जानते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात है कि एक बाहरी व्यक्ति आते हैं और ऐसी जो कुप्रथा भारत में व्याप्त रहती है उस पर पहली बार इन्होंने ध्यान दिया। ये बहुत कहीं न कहीं इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, हमारे इतिहास में भी एक बहुत अच्छी बात रही कि एक विदेश का व्यक्ति इन सारी चीज़ों पर कितने ध्यान से काम किया। ठीक है, कहीं न कहीं अब इससे क्या हुआ होगा, यहाँ के जो रूढ़िवादी लोग रहे होंगे उनके मन मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ा होगा। ठीक है, कहीं न कहीं प्रभाव तो पड़ा, और चूंकि ये धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा था तो किसी भी प्रकार से किसी की धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों को बदल देना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी कंडीशन में इन्होंने क्या किया, जो लोगों ने धर्म से जोड़ रखा था कि पति के मृत शरीर के साथ पत्नी अगर जल जा रही है तो उसका उद्धार हो जाना चाहिए। तो एक कहीं न कहीं एक भारत के जो धार्मिक भावना थी उस पर ठेस तो लगी ही होगी, लेकिन चूंकि वो अपने आप को सशक्त यहाँ इतना कर लिया था, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया, भारत पर इतना प्रभाव, उस क्षेत्र में इतना प्रभाव था, उन्होंने क्या किया, उसको इस प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आज देखें। एक चीज़ और, तो पुर्तगीज लोग थे उनको भारतीय स्त्रियों से थोड़ा सा एक काम इन्होंने एक और किया है कि जो पुर्तगीज यहाँ पर रहते थे भारत में, ठीक है, भारत में रहने वाले पुर्तगीजों को इन्होंने अल्बुकर्क ने क्या किया, बढ़ावा दिया कि यहाँ की स्त्रियों के साथ तुम सब विवाह करो और बच्चे पैदा करो, और इस हिसाब से क्या हो, भारत पर आपका प्रभाव यहाँ से पूरी तरह से जुड़ने के प्रयास में, पूरी तरह से कब्जा करने के प्रयास में लग गए। और यहाँ जो हमारे यहाँ भारत में जो स्थिति होती थी, यहाँ के राजा महाराजा वो अपने क्षेत्र के लिए, है ना, पड़ोसी क्षेत्र को दुश्मन समझते, उनसे लड़ते रहते, और जो विदेशी आते, एक अगर जो कमज़ोर पड़ रहा है वो उनका सहयोग लेता। ठीक, तो इसी नीज से ये लोग कहीं न कहीं यूरोपियों का पूरी तरह से कब्जा होता चला जाएगा। ऐसे ही स्थिति में यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपने राज्य की स्थापना किया था। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने क्लास को देखा, है ना, और अब इन्होंने एक काम और किया था कि अपनी जो इनकी सेना थी उसमें भारतीयों की भर्ती प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, तो आज बस हम लोग इतना ही क्लास को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।